जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, संविधान का भाग 3 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने संविधान के भाग 1, भाग 2 मैं पढ़ा चुका हूँ। आज संविधान के भाग 3 के बारे में बताएँगे। संविधान के भाग 3 जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताई गई है। देखिए, ये मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार ये ऐसा अधिकार है जिसे ना पब्लिक छीन सकती है, ना गवर्नमेंट छीन सकती है। मतलब कोई भी हमसे मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता है। अब मौलिक अधिकार जो है सबके पास होती है। इसके मतलब सभी एक तरह इसे प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है, जो अल्लाह या भगवान ने दिया ये अधिकार कहा जाता है, जो प्राकृतिक रूप से सबको मिले हैं। मौलिक अधिकार के संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए, मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे 1215 में हुआ क्या कि इसके पीछे मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया। 1215 में फ्रांस में राजतंत्र था, तो वहाँ के राजा ने क्या कर दिया, मौलिक अधिकार कुछ दे दिया। राजतंत्र में ही कुछ लोगों को मौलिक अधिकार दे दिया। उनके जीवन जीने का अधिकार, मतलब उनके अपने तरीके से कुछ कर सकें। तो मौलिक अधिकार वहाँ से शुरू हुआ था, इसीलिए ये मैग्ना कार्टा वहाँ कहा गया। तो वहीं से मैग्ना कार्टा यहाँ भी कहा गया, भारतीय संविधान में भी, कि कुछ जो मनुष्यों को मिले हैं, जो लोगों को मिले हैं, जो भारत में लोग रहते हैं, उनको कुछ अधिकार मिल गए हैं। ये बस समझिए हम लोग को यही बस अधिकार मिला हुआ है। बाकी तो समझिए योगी, मोदी और जितने भी संवैधानिक पदों पर साहब, बाकी संविधान उन्हीं को लिए है। बाकी ये हमारे लिए बस, हम लोगों के लिए बस है ये। संविधान के भाग 3 को मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कभी कभी इसे प्राकृतिक अधिकार भी कह दिया जाता है। प्राकृतिक अधिकार मतलब ये किसी ने अधिकार दिया नहीं है, ये संविधान ने हमें भले प्रदान किया है, लेकिन इसलिए इसे प्राकृतिक अधिकार कह दिया जाता है। जैसे जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार कौन दिया है? ये तो प्राकृतिक रूप से है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में पूरा जो है एक तरह प्राकृतिक अधिकार माना गया। अब देखिए, इसमें कुछ बदलाव भी हुआ। 44वें संविधान संशोधन में 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार के कुछ पार्ट हटा दिए गए। 1978 में 40वां संविधान संशोधन हुआ। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अग आगे हम बताएंगे कि कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार क्या होते हैं। देखिए, जो संविधान के मूल संविधान में जो दिया गया वो मौलिक अधिकार है, और संविधान ने जो अलग अधिकार दिया उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है, और जो संसद ने कानून बना के अधिकार दिया है उसे कानूनी अधिकार कहा जाता है। देखिए, मौलिक अधिकार की चर्चा सबसे पहले जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट में करी गई। सबसे पहले चर्चा 1928 में नेहरू रिपोर्ट में करी गई, लेकिन 1931 में इसका पारित कर दिया गया। कराची अधिवेशन में इसे मौलिक अधिकार के रूप में पारित कर दिया गया। वहीं से मौलिक अधिकार भारत में मौलिक अधिकार चलने का सिलसिला शुरू हुआ। अब मौलिक अधिकार एक ऐसा है जो पब्लिक भी नहीं छीन सकती, ना ही गवर्नमेंट इसे छीन सकती है। किसी का मौलिक अधिकार छीन नहीं सकते हैं, और ना ही जो भारत सरकार है ये छीन सकती है। कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है, कभी कभी इसे लिया जा सकता है, संसद ले जा सकती है। कुछ इसके शर्तें हैं। जैसे चाइना में युद्ध हो रहा हो तो अब हम कहें कि हमारे मूल अधिकार छीने जा रहे हैं, हम हमें नौकरी दो, हमको जॉब दो, तो हम बैठ करके धरना करने लगे, तो यहाँ पे संसद कानून बनाएगी संसद कुछ अपना कानून बना कहेगी, बनाई भी है कि युद्ध के समय जो है कुछ मौलिक अधिकार आपको दे दिए जाते हैं, बाकी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। छीन नहीं लिए जाते, सस्पेंड कर दिया, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं बस। मौलिक अधिकार निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित देखिए राष्ट्रपति कर सकता है। प्रतिबंध लगाया जा सकता मौलिक अधिकार को, संसद प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए, निलंबित निलंबित करना मतलब जैसे राष्ट्रीय आपात हो, कोई विदेशी जो है आक्रमण कर दिया हो, पाकिस्तान हमारे पे आक्रमण कर दिया, चाइना ने हमारे पे आक्रमण कर दिया, अब हमारा देश युद्ध में ग्रस्त हो जाएगा, तो हम मौलिक अधिकार के लिए लड़ेंगे, हमको नौकरी दो।
हमें नौकरी चाहिए, नहीं, हम देश के साथ खड़े हो जाएँगे। तो उस समय राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं नहीं भई हमें मौलिक अधिकार का हमारे हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार हमें चाहिए। तो राष्ट्रपति उस समय क्या करता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर देता है, मतलब कुछ देर के लिए खत्म कर देता है, जब तक युद्धग्रस्त चल रहा हो। तो राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकता है। प्रतिबंध लगाना, संसद कुछ मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगा देती है, जैसे अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है, संसद उसमें प्रतिबंध लगा देती है। क्यों प्रतिबंध लगाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे समाज में कुछ अल्पसंख्यक या धर्मों में कुरीतियां हैं, जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा गया। अब भारत और मुसलमानों में औरतों के साथ तीन तलाक का जो कानून बना, अब तीन तलाक तो मौलिक अधिकार है, उनका धार्मिक अधिकार है, अपने धर्म को किसी जो धर्म में उनके लिखा है शरिया कानून के तहत चलने का अधिकार है। लेकिन उसका मिसयूज होने लगा ना, जब मिसयूज होने लगा तो यहाँ पे संसद को हस्तक्षेप करना पड़ा। संसद ने कानून बनाना शुरू कर दिया, तो संसद ने कानून बनाया, अब तीन तलाक 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 बोले मतलब शादी टूट गई। अब ये इस तरह की कुरीतियों को मिसयूज किया जा रहा था। ये रिचुअल्स कुछ शर्तों के साथ थे, लेकिन इसको क्या किया, मिसयूज होने लगा। जब मिसयूज होने लगा तो संसद ने इस पे कानून बना दिया, तीन तलाक को खत्म कर दिया। अब देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार हुआ, घूमने का अधिकार हुआ, कहीं घर बनवाने का अधिकार हुआ, ये सब आगे हम बता रहे हैं अभी। ये मौलिक अधिकार, इसका रक्षा कौन करता है, इसका रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 जो है उसमें आपका मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार के लिए केस फाइल कर सकते हैं कि हमारे साथ हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। और मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार को मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट का मतलब बुनियादी अधिकार है, ये वाद योग्य है, ये परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय मतलब इन्फोर्समेंट, सरकार के लिए ये बाध्य, सरकार सबकी मौलिक अधिकारों का हनन न करे, सरकार मौलिक अधिकारों को दे। यही तो है आम आदमी का अधिकार। बस आम आदमी का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अगर इसका हनन हो रहा है तो आप 226 के तहत हाई कोर्ट में जा रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, अब कोई बिहार में बैठा है, अब कोई झारखंड में, कोई तमिलनाडु में बैठा है, और बताओ तमिलनाडु से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, उतना दूर तो जाएगा नहीं, इसलिए हाई कोर्ट में अपने पास वाले हाई कोर्ट में चला जाएगा। इसीलिए इसमें सुविधा दी गई है। और संविधान बनाने वाले लोग कितना स्मार्ट रहे होंगे, कितना टैलेंटेड रहे होंगे कि हर चीज़ का सलूशन निकाल दिए कि आपके पास में हो जाए। और सब जो लोग भी हैं यहाँ पे, सबकी बात संविधान में की गई। इसीलिए मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यही यही एक भाग ऐसा है जो आपके पास रहता है, इसे ना पब्लिक छीन सकती है, ना ही गवर्नमेंट छीन सकती है। नेहरू रिपोर्ट में बात की गई सबसे पहले 1928 में कराची अधिवेशन में इसे पारित कर दिया गया कि मौलिक अधिकार जो है पारित हो जाए, मौलिक अधिकार को पारित कर दिया गया, तो तभी से मौलिक अधिकार का शुरू हो गया। निलंबित मैंने आपको बताया है, विदेशी आक्रमण व आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मूल अधिकारों को छीन सकता है। प्रतिबंधित कौन कर, संसद मूल अधिकारों को खत्म कर सकता है। जैसे तीन तलाक में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था, तो मौलिक अधिकारों को संसद ने क्या किया, छीन लिया। ठीक है, रक्षक इसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। मौलिक अधिकारों का क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है, तो मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होता है। ये प्रवर्तनीय है, यानी प्रवर्तनीय मतलब ये राज्य को कहा जाता है तुम लागू करो, किसी का अधिकार को छीनना नहीं है। वाद्य योग्य है, वाद्य योग्य मतलब आप इस पे केस कर सकते हैं। अगर सरकार या कोई भी मौलिक अधिकार आपका छीन रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, अतः इस पे सुप्रीम कोर्ट माय लॉर्ड इसे संज्ञान में लें, हमारे मौलिक अधिकार को ऐसे ही छीना जाएगा तो हम कैसे जिएंगे। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, क्वेश्चन आता है कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है,
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। अब देखिए 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। यही संवैधानिक उपचारों को अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा है। वैसे अगर पूछा जाएगा कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा उद्देशिका या प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर यह कहा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार उन्होंने कहा। आर्टिकल 31 में 31 में अनुच्छेद 300 क को जोड़ दिया गया। जो 31 था ना, उसे 300 क बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। असंपत्ति के अधिकार को जानते क्यों हटा दिया गया? जैसे रेलवे बनाना है, रोड बनाना है, आपका खेत है, आपके घर है, कहेंगे हम तो नहीं देंगे, तो हमारे जो है हमारे मूल अधिकार को सरकार छीन रही है। अब सरकार कह रही भाई रोड बना रहे तुम्हारे लिए ही बना रहे हैं, आप कहेंगे नहीं, अब रोड जो है अपना मोड़ लो, यहीं से दूसरे तरफ घुमा दो। अब इसके लिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो सरकार ने कहा यार कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अब जैसे ही आपका घर तोड़ा जाएगा, आप कहेंगे लो भाई हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा, बहुत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्यों भाई छीन रहे हैं इसका, ये इसका फंडामेंटल राइट है, इसका मौलिक अधिकार है, क्यों आप लोग छीन रहे हैं? तो इसको संसद ने इसमें परिवर्तन किया कि अनुच्छेद 31 को उठाकर 300 क में डाल दिया। भाई अनुच्छेद 31 कहीं ना कहीं तो इसे एडजस्ट किया जाएगा ना, तो इसको अनुच्छेद 300 क बना दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया कि रास्ते में आपके गाड़ी अगर ट्रेन वाला रेल लाइन अगर बीच रही है, तो आप कहें कि आप हमारा घर जा रहा है, रेलवे लाइन घुमा लो, तो आपका संपत्ति का अधिकार है। तो कहेगा नहीं भाई, अब तुम्हारा कानूनी अधिकार है, अब कानून का काम चलेगा, जो अधिकार तुम्हें कानून देगा वैसे चलना है। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये आपके मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार था, सब पहुंच जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कि भाई ये इधर से सड़क निकालना, हमारा घर वहीं बना हुआ है। तो सरकार कह रही भाई मुआवजा हम दे रहे हैं, आप घर वह हटा लीजिए। पहले सब कहते थे नहीं हम नहीं हटाएंगे। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार कैसे होता है अभी हम बताएंगे इसके बारे में आगे, पहले इसको पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 12 में, अब देखिए मैंने बताया था ये पिछले वीडियो में, नागरिकता का भाग जो है 5 से 11 तक बताया था कि अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 12 में देखिए राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य की परिभाषा जानते हैं? ऐसा नहीं राज्य की परिभाषा खाली भारत सरकार होगी, नहीं भारत होगी, नहीं ऐसा नहीं। राज्य की परिभाषा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, एनजीसी है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी है। जैसे जो अपना इसमें यह कहा गया है कि जो भी राज्य हो, राज्य का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून, ऐसा नियम न बनाए जिससे किसी के संवैधानिक अधिकार को, मूल अधिकार को छीने वो। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है, जो आपको बिजली देती है, वो ऐसा कोई नियम न बनाए जो लोगों का मूल अधिकार को छीनता हो। यूजीसी ऐसा कोई कानून न बनाए जो लोगों का मूल अधिकार छीनता हो। अब यूजीसी कहते, जैसे यूजीसी किसका संचालन करती है? यूनिवर्सिटियों का संचालन करती है। तो यूनिवर्सिटी से कहते ऐसा है, अब तुम्हारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा, तुम्हारे यहाँ खाली खेल होगा। अब तो ये क्या होगा? लोगों का मूल अधिकार छीना जाएगा। तो ये सारी परिभाषा है अनुच्छेद 12 में, राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा मतलब सिर्फ राज्य भारत नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं, जितने भी अपने विभाग हैं जो स्वतः अपना निर्णय लेते हैं, उन्हें राज्य ही कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति शास्त्र में, पॉलिटी में राज्य की परिभाषा अलग तरीके से है। अनुच्छेद 13 में बताया है कि मूल अधिकारों को संसद कम कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, आप कहे हमको तो बोलने का अधिकार है, हमको तो जीवन जीने का अधिकार है,
अब बोलने का अधिकार मतलब किसी को गाली देंगे, किसी को थप्पड़ मारेंगे। तो ये कहा कि मूल अधिकार अनुच्छेद 13 है, इसमें आपके मूल अधिकारों को संसद कम करेगी। आप कहेंगे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हम तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को हमें कोई छीनेगा छीनेगा नहीं, भले किसी की लाइफ बर्बाद हो जा रही है। अब 3 तलाक पे लाइफ ही तो बर्बाद हो रही है। 3 तलाक पे लाइफ बर्बाद होने के कारण जो है संसद ने कहा नहीं हम आपके कम करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं चल रहा है, ये काम सही नहीं है। महिलाओं की जीवन 2 मिनट में बर्बाद हो जा रही है। आप जो है खाली मूल अधिकार चिल्लाते रहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है। अरे भैया फंडामेंटल राइट तो है आपका, लेकिन फंडामेंटल राइट को आप कहाँ से सही से परिभाषित कर रहे हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों को कम कर सकती है, कम करेगी। संसद करती भी है इसे, मूल अधिकारों को कम कर भी देती है। अब देखिए, कुछ कानून ऐसे हैं जो मूल अधिकारों को कम करते हैं, जैसे 3 तलाक का कानून बना, ये मूल अधिकारों को कम करते हैं। अब ये धार्मिक वाला था पहले, तो मूल अधिकारों को कम किया गया। ये भी है, संसद ये भी यहाँ पे कहती है कि संविधान लागू होने से पहले जो कानून बने थे अब मूल अधिकारों को नहीं छीन रहे हैं। मतलब जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके पहले भी कानून बना था 1860। आप देखेंगे एफआईआर जब होता था 1860 एक्ट, मतलब तमाम 1861 1862 एक्ट, मतलब ऐसा बना है। तो उसमें जो भी मूल अधिकारों को कानून बना था, अब मूल अधिकारों को नहीं छीन रहा है वो, उस कानून को भी लागू किया जाएगा। 13 में ही बताया गया है। और संविधान लागू होने के बाद जो मूल अधिकारों को नहीं छीन रहा है वो भी लागू रहेगा। अगर इसमें कुछ छीनता है कानून को तो उसे संसद कम करेगी। यानी मूल अधिकार को अगर कोई छीन लेता है, अगर कोई कानून छीनता है मूल अधिकारों को, तो संसद उसे अल्पीकरण करेगी, कम कर देगी। अब आते हैं, 12-13 हो गया, समझ गए। अब पहला समानता का अधिकार 14 से 18 है। अब समानता का अधिकार 14 से 18 क्या है? ये कहता है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे राजा भोज हो, चाहे गंगू तेली हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे हम हो, संविधान कानून के समक्ष सभी समान हैं। समझ गया ना भाई। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे क्या है कि जब इसमें युक्त युक्त या संरक्षणात्मक भेदभाव हो सकता है। युक्त युक्त क्या है? जो संरक्षणात्मक भेदभाव हो सकता है। जैसे महिलाओं के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि पुरुषवादी समाज है तो महिलाएं कमजोर रह गई हैं, उनके लिए, उनके बढ़ावे के लिए कुछ कानून ऐसे बनाए जाएं जो उन्हें रियायत मिल सके, क्योंकि कि वो कमज़ोर हैं, दबे कुचले लोगों के लिए कानून के समक्ष समानता तो है सबका, लेकिन उनके लिए कहीं-कहीं कानूनों का ऐसे बनाया गया जहाँ उनके लिए रियायत दी गई है। भेदभाव का अंत, सॉरी, एक पहले, इसके पहले और भी 14 में सुन लीजिए। अपवाद इसमें ये भी है, पद अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर अपने पद पे हैं, जैसे रामनाथ कोविंद हैं, अपने पद पे हैं, उन पे अभी पद के दौरान आप कोई भी वो मर्डर भी कर देना तो उन पे कोई भी केस नहीं चला सकते हैं, चाहे वो मर्डर भी कर दें। क्या उन पे अपवाद इसमें यही है कि मर्डर भी कर दें उनके पास कोई केस नहीं चलेगा। हाँ, जब उतर जाए 5 साल उनका पूरा हो जाए तो तुरंत केस ठोक दो 302 का, तो उन पे मुकदमा चल जाएगा। राज्यपाल भी है, राज्य जैसे प्रदेश में राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल भी अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर अपने पद पे है, अब पद के दौरान आप कोई मुकदमा नहीं कर सकते। हाँ, सिविल मुकदमा कर सकते, जैसे जमीन कोई हड़प लिए हो, रामनाथ कोविंद जी अगर जमीन हड़प लिए हो, और कोई भी किसी स्टेट का राज्यपाल अगर कोई जमीन आपका हड़प लिया हो, सिविल मामले हो, तब आप उसमें क्या करें, मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन 2 महीना पहले उन्हें सूचना देना पड़ेगा। 2 महीना सूचना सूचना देकर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बहुत पावर होती है उन लोगों को, उन पर मर्डर भी कर दें दोनों लोगों पे आप मुकदमा नहीं चला सकते। अब आते हैं भेदभाव का अंत, अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव का अंत, जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 में कहा गया भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधा दे सकता है।
करा भेदभाव भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जो कमज़ोर हैं, बच्चे हैं, उन्हें उनके लिए भेदभाव थोड़ा-सा करा जा सकता है, थोड़ा संरक्षण दिया स भेदभाव गलत शब्द हो जाएगा, संरक्षण दिया जा सकता है। या सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े लोगों को विशेष सुविधा दी जा सकती है। या सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो मतलब पढ़े-लिखे थोड़ा कम हैं, तो उनके लिए विशेष सुविधा शिक्षा में दिया जा सकता, जैसे एससी, एसटी का एडमिशन हुआ, इनमें जो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा में आरक्षण दे दिया गया, शैक्षिक में, एजुकेशन में आरक्षण दे दिया गया। 10% जो है ईडब्ल्यूएस वाला इकोनॉमिक वीकर सेशन के जो लोग हैं, उन्हें, तो जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको रियायत दी जा सकती है। हाँ, लेकिन जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की समानता, यानी अवसर की समानता, नौकरियों को समान रूप से हिस्सेदारी देना। मतलब नौकरी अगर आप देना चाह रहे हैं, जैसे सरकार लोक नियोजन मतलब नौकरी देना, अगर कोई भी वैकेंसी निकाले, पुलिस की वैकेंसी निकाले, तो सबको बराबर नौकरी देना है। लेकिन यहाँ पे भी ये कह दिया गया है कि नौकरी देते समय जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। संसद निवास की योग्यता बना सकती है। जैसे निवास प्रमाण पत्र है ना आपका, उसकी योग्यता बना सकती है, कहाँ के आप हो, कहाँ के नहीं है, उसके हिसाब से मान लीजिए जन्म स्थान थोड़ा-सा निवास की योग्यता वाला बात आ जाता है। जन्म स्थान के भेदभाव नहीं की जा सकती है। जैसे कोई आ गया, विदेशी आया वहीं यहाँ पे, अब वो कह दिया कि जन्म स्थान तो हमारा यही है, अब हमको भी नौकरी चाहिए। नहीं, तो निवास की योग्यता बना सकती है, जो आप मूल रूप से यहाँ पे हैं, आपको नौकरी से नौकरी आपको बराबरी हिस्सेदारी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे भी वही बात अपवाद कर दिया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे सकते हैं। जैसे एससी का, एससी एसटी का आरक्षण होता है, नौकरी हम देखेंगे, ओबीसी का आरक्षण होता है, यानी पिछड़े समाज जो होते हैं, पिछड़े वर्ग को आरक्षण होता है। जनरल में जो ईडब्ल्यूएस के, उनको आरक्षण मिलने लगा नौकरियों में। तो लोक नियोजन में समानता है, लेकिन हमारा देश क्या है, सकारात्मक उदारवादी है, यानी पॉजिटिव रूप में है कि पॉजिटिव रूप से यहाँ पे दिया जाता है, पॉजिटिव रूप से भेदभाव किया जाता है, नेगेटिव रूप से नहीं किया। पॉजिटिव रूप से मतलब जो कमजोर हैं उन्हें थोड़ा सा ऊपर लाया जाए, समाज के मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि वो भी अपना सामाजिक, शैक्षिक को पूर्ति कर सकें, अपनी शिक्षा, एजुकेशन को बढ़ा सकें, जिससे हमारे यहाँ से बेरोज शिक्षा रहेगा तो लोगों का जागरूक रहेंगे हर चीज़ में, अंधविश्वास में नहीं पड़े रहेंगे। ठीक है? तो लोक नियोजन में समानता होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत जैसी भेदभाव नहीं किया जा सकता। छुआछूत जैसी भेदभाव नहीं किया जा सकता। छुआछूत के अंत में संसद कानून बना सकती है। इसमें संसद कानून बनाई भी है, कानून बना भी सकती है, आगे भी कानून बना सकती है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया था। संसद ने कानून बनाया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में, और 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। कब? 1976 में। क्योंकि छुआछूत के नाम पे कि मतलब ये एससी है, तो इससे हम छुआछूत किया जाता था कि मतलब ये हमारे पास में कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, हमारे बगल में नहीं बैठ सकता, हमारे बराबर का नहीं है। तो अस्पृश्यता का अंत इसी में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत छुआछूत जैसी अंत किया जाए, और इस पे संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बनाई भी है। संसद ने, याद रहे, संसद ने सबसे पहले अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया, उसके बाद 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। ठीक है? अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। उपाधि जैसे क्या होता था, पहले सरकार क्या होती थी, कुछ लोगों को उपाधि देती थी, सर नाइटहुड, राय बहादुर गए, अंग्रेजों के शासन से चल रहा है, उपाधियां दे देती थी। इसमें कहा गया कि आप उपाधि नहीं किसी को, उपाधि देंगे तो भाई समाज में फिर भेदभाव होने लगेगा, वो सर हो जाएंगे, वो गंगुतेलू हो जाएंगे। तो वो उपाधियों का अंत हो गया, मतलब उपाधि न दिए। हाँ, उपाधियां वहीं दी, जैसे जैसे शैक्षिक क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में अगर आप शिक्षा ले रहे हैं, जैसे पीएचडी कर रहे हैं, तो डॉक्टरेट की उपाधि ले, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती है, सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती है, मतलब दो जगह उपाधियां दी जा सकती है। बाकी सरकार किसी को बुलाए, भाई इनको सर का उपाधि दे दे रहे हैं, तो पता चला पढ़े लिखे हैं नहीं, सरकार को बढ़िया जो है इनका लिंक है, सरकार उपाधि दे दिया सर का।
तो संविधान में कहा गया कि उपाधियां नहीं दी जाएगी। हाँ, विदेश में अगर कोई उपाधि दे रहा है, जैसे विदेश वाला कहा कि भाई हमारे बिरादरी का वहां पे बढ़िया काम कर रहा है, इसको उपाधि दे दो, सर की उपाधि दे दो। तो भारत सरकार से या मतलब राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, सर ले लें अपना उपाधि, जो सर का उपाधि मिल रहा है। तो राष्ट्रपति कहेगा कि ये तो हमारे घर की बात है, तब ले लो। मतलब बिना राष्ट्रपति से पूछे नहीं ले सकता है विदेशी उपाधि। तो राष्ट्रपति कहेगा ले लो, हमारे देश का तो नाम हो रहा है, ठीक है, विदेशी के लिए, विदेशी उपाधि लेने के लिए। सेना में उपाधि दी जा सकती है, जैसे परमवीर चक्र होता है, सेना में उपाधि दी जा सकती है। ये अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का सर नाइटहुड जैसे ये उपाधि नहीं देते। दो, सेना शैक्षिक क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। पीएचडी की उपाधि, डॉक्टर की उपाधि, इंजीनियर की उपाधि ये मिलती है, ये दी जा सकती है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 एक क में लिखा गया भाषण करने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आप भाषण दे सकते हैं। देखते हैं ना, तमाम नेता लोग भाषण देते हैं, फुल दबा के भाषण देते हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो आपके घर में फोर व्हीलर पहुंचा देंगे। तमाम नेता भाषण देते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, तमाम मीडिया वाले जो घूम रहे हैं इनकी स्वतंत्रता है, ये प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क, जब क ख ग अंग पूछे ना, तो इसको अगर इंग्लिश में कहीं दे तो ABCD करके आता है। जब भी क्वेश्चन आएगा या तो हिंदी में क पूछेगा या तो ABCD करके आता है। तो भाषण करने की स्वतंत्रता, आप भाषण दे सकते हैं खुद दबा करके कहीं भी। प्रेस करने की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। सूचना का अधिकार मतलब आपकी सरकार क्या कर रही है, आपको सूचना पाने का अधिकार है। क्या हो रहा है हमारे देश में, गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है, तो सूचना पाने का अधिकार 19(1) में है। इसे 19 ए भी कहा जाता है, 19(1)A भी कहा जाता है या 19(A) भी कहा जाता है। याद रखिए, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो भाषण करने की स्वतंत्रता, वैसे मीटिंग बैठा लिए 10 लोगों, भैया आओ तो मीटिंग है, तो मीटिंग बैठा लिया, आप भाषण देने लगे, एक लोग भाषण दे लिया। उसके बाद 19(1) में है, इसको बी मान लीजिए इंग्लिश में अगर कहना है तो 19(1) है सभा करने की स्वतंत्रता। अब मीटिंग हो गया, अब मीटिंग करने के बाद चलिए भाई सभा करा जाएगा, बड़ा सभा करा जाएगा। सभा कर लिए कि देखिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आकर के आपके घर में चारपहिया रोज पहुंचवाते रहेंगे, रोज जो है बिरयानी पहुंचाते रहेंगे। तो सभा करने लगे। फिर कहेंगे अब तो हमारा संगठन मजबूत करो, संगठन बनाओ। तो संगठन बनाने लगे। जैसे किसान यूनियन वालों ने क्या किया, पहले मीटिंग किया होगा, भाषण किया होगा आपस में, तो भाषण दे दिया, फिर सभा, कहीं मीटिंग बनाया होगा, सभा किया, फिर किसान यूनियन बना लिया। छात्र संघ वाले जो छात्र धरना देते हैं, छात्र संघ बना लेते हैं। लेबर मजदूर जो है अपना संघ बना लेते हैं। ब्राह्मण अपना संघ बना लेते हैं। यादव अपना संघ बना लेते हैं, तो यादव संघ इत्यादि। तो अनुच्छेद 1(ग) में आता है। उसके बाद अनुच्छेद 1(घ) में क्या है, विचरण करने की स्वतंत्रता। विचरण करने की स्वतंत्रता मालूम क्या है, संगठन बना लिए, अब संगठन बनाएंगे तो हर जगह, हर स्टेट में जाएंगे ना। तो उत्तर प्रदेश में है, कहे भाई लखनऊ चलते हैं, लखनऊ पहुंच गए, तमिलनाडु पहुंच गए, वहाँ भी अपना संगठन बनाएंगे। केरला पहुंच गए, वहाँ भी अपना संगठन बनाएंगे। तो विचरण करने की स्वतंत्रता मतलब घूमने की स्वतंत्रता। पूरे भारत में कहीं भी आप घूमें, छुट्टा सांड की तरह, लेकिन ऐसा घूमे नहीं किसी घर में घुस जाए, ऐसा नहीं है। तो घूमने की स्वतंत्रता संविधान ने दिया तो किसी घर में घुस जाएंगे, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, मतलब पॉजिटिव वे में घूमना है। विचरण करने की स्वतंत्रता मतलब घूमने की स्वतंत्रता है, यहाँ से वहाँ कहीं एक एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1(घ) में है। अब आपने क्या किया, भाषण दिया, फिर सभा कर लिया, फिर उसके बाद अपना संगठन बना लिया। अब संगठन बना करके अब हर जगह, हर स्टेट में संगठन बनाएंगे, ऐसे याद रहेगा, हर स्टेट में संगठन बनाएंगे। केरला चले गए, वहाँ संगठन बना लिए। हैदराबाद चले गए, वहाँ अपना संगठन बना लिए। उत्तर प्रदेश में आ गए, वहाँ संगठन बना लिए। जैसे असदुद्दीन ओवैसी क्या किए हैं, वहाँ अपना संगठन बनाया, फिर उत्तर प्रदेश में आके संगठन बनाए। तो संगठन बनाए, घूम घूम के संगठन बनाए बनाए इन्होंने। तो जब संगठन हर जगह बनने लगा तो घूमने लगे, हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में आ गए, विचरण करने की स्वतंत्रता हो गई। अनुच्छेद 1 अंग है, ये अंग जानते हैं, ये टाइप नहीं हो पा रहा था, तो अंग है। तो कहीं पर जाकर बस जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 में है। अब घूमने की स्वतंत्रता थी, घूमते घूमते पहुंच गया, कहे भाई बम्बई में अपना घर वो बना ले अच्छे, तो बस जाने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 1(च).
संपत्ति के बनाने व बेचने की स्वतंत्रता। देखिए, संपत्ति बनाने या बेचने की स्वतंत्रता, ये यही संपत्ति वाला, है ना, यही संपत्ति वाला संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, यही संपत्ति वाला। इसीलिए इसको लिख दिए बस समझाने के लिए, इसी को 300 क में डाल दिया। संपत्तियां बनाई थोड़ा कि वहां पे ट्रेन जाएगी तब वो संपत्ति नहीं लेगी, इसी को सरकार ने संपत्ति का अधिकार बना दिया है। संपत्ति का अधिकार कानूनी, सॉरी, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया है। ये आपकी संपत्ति बनाने की व बेचने की स्वतंत्रता नहीं है, संपत्ति आप ऐसे नहीं बना सकते, ये कानूनी अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(6) कारोबार करने की स्वतंत्रता। कहीं देखिए, इसको 19(1)(6) निकाल दीजिए, ये मैंने समझाने के लिए बस यहाँ पे लिख दिया है। कहीं पर जाकर बस गए, अब वहाँ पे बसेंगे तो भाई कुछ कारोबार भी करेंगे, तो कारोबार करने की स्वतंत्रता है। पहले क्या होती थी कि जजमानी प्रथा चलती थी, जो नाई होता था बाल बनाता था, कुम्हार बर्तन मांजता था, यादव दूध बेचते थे, मतलब सबका अलग अलग अपना काम बटा रहता था। अब ऐसा नहीं है, आपको कारोबार करने की स्वतंत्रता है। आप जूता चप्पल बेचेंगे, कपड़ा बेचेंगे कि दूध बेचेंगे, आप पे आपका ये फंडामेंटल राइट है, आपका मूल अधिकार है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में ये 6 अधिकार हैं। ठीक है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है, अपने विरुद्ध किसी मामले गवाह बनने का संरक्षण है। जैसे पुलिस आया, आप पे मुकदमा ठोक दिया, कहा कि अपने विरुद्ध मानो तुम मर्डर किए हो, आप कह रहे भाई मर्डर हम नहीं किए हैं, पता नहीं कौन किया है, आपको जबरदस्ती पकड़ लिया गया, नहीं मान लो तुम ही मर्डर किए हो, तो देख लेना भाई, एक चीज बता दे रहे हैं तुम लोग कि अगर पुलिस मारे तो मान लेना ये कोर्ट निर्णय करती है, एफआईआर आप पे मुकदमा हो जाए तब तक आप अपराधी नहीं बनते जब तक कोर्ट सिद्ध न कर दे। तो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है आपको। ये संविधान आपको, आपका फंडामेंटल राइट है, किसी भी मामले में अपने अपने विरुद्ध आप गवाह न बने, अपने विरुद्ध गवाह बनने की संरक्षण है। आपको जबरदस्ती कोई गवाह नहीं बना सकता है। नहीं तुम्हें मर्डर किए हो, पुलिस आई पकड़ लेगी, कहीं नहीं तुम्हें मर्डर किए हो, आप कहेंगे भाई हम मर्डर नहीं किए हैं, प्रूफ नहीं है, आप प्रूफ दिखाइए हम मर्डर किए हैं, तो आप मर्डर नहीं किए हैं अपने विरुद्ध, वो कहेगा पीट देगा, तब तक आप कहेंगे हाँ हम मर्डर किए हैं। अब कोर्ट में जाके बताएंगे ना पुलिस हमको मार रही थी, हम अपने विरुद्ध हमें गवाह पैदा कर रही थी, अपने ही खिलाफ हमें बता रही थी कि हम अपने आप को क्रिमिनल घोषित कर लें। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है, अपने खिलाफ आप गवाह नहीं बन सकते। ये संविधान आपको आपका मूल अधिकार है, संविधान आपको राइट देती है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए, प्राण है, प्राण जीवन, प्राण मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता है, दही मतलब शरीरियों को चलने बढ़ने की स्वतंत्रता है। तो शरीर जो है अब जीवन जी करके अब जीते रहें और रहें बिस्तर पे पड़े रहें, ये जीवन जीने की स्वतंत्रता थोड़ी है। अरे शरीर कहीं चले फिरे तब ना, तब इसीलिए पर्सनल लिबर्टी है, मतलब अपना खुद की आज़ादी है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अब प्राण है, जीवन सांस चलती रहे तो प्राण, ये जीवन जीने की स्वतंत्रता है नहीं। खूब ज़्यादा गैस भर दिए, आंसू गैस भर दिए, खूब प्रदूषण फैला रहे हैं, धुआं लगा रहे हैं, तो जीवन सही से जिएंगे? तो ये आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता में स्वच्छ पर्यावरण और पाने की स्वतंत्रता है। पर्यावरण में पनियों है, पर्यावरण और पानी की भी स्वतंत्रता है, मतलब स्वच्छ पर्यावरण पाने की स्वतंत्रता है। और पानी भी पर्यावरण में आ जाता है, वहाँ पाने है, पाने की स्वतंत्रता है। स्वच्छ पर्यावरण पाने की स्वतंत्रता आपका है। जैसे ये है ना, ये पाने की स्वतंत्रता है, स्वच्छ पर्यावरण पाने की स्वतंत्रता। विदेश, अब देखिए, स्वच्छ पर्यावरण पाएंगे तो सही से सांस ले पाएंगे, तो तभी तो प्राण रहेगा, जीवित रहेगा, तभी तो जीने की स्वतंत्रता सही से कहलाएगी। अब जीवन नहीं रहेगा, जीवन रहेगा, आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे, बीमार रहेंगे, पर्यावरण इतना दूषित है कि जैसे जैसे आप बाहर निकले, बीमार पड़ गए, हैजा पकड़ लिया, पानी पिए तो आपको हैजा पकड़ लिया, बुखार हो गया, पेट गड़बड़ हो गया। तो स्वच्छ पर्यावरण पाने की स्वतंत्रता है, सरकार बाध्य है आपको स्वच्छ पर्यावरण दे, चाहे वो मतलब जो भी कोशिश हो सके करे। अब क्या है, पर्सनल लिबर्टी, मतलब हम जिंदा रहेंगे तो घर में तो रहेंगे नहीं, बाहर भी कहीं जाएंगे, तो विदेश जाने की भी स्वतंत्रता है। तो विदेश जाने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 21 में ही आता है। ये मेनका गांधीवाद में ऐसा हुआ था, एक बार मेनका गांधी क्या कर रही थी, विदेश जा रही थी, तो इनको पकड़ लिया गया था। इनको जब पकड़ लिया गया कि आपको नहीं जाना है, तो इन्होंने अपना केस फाइल किया, तो इसमें डिसाइड हुआ कि विदेश जाने की स्वतंत्रता भी जो है आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। पर्सनल लिबर्टी उनको, वो जा सकती हैं, तब वो तभी से विदेश जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में हो गया। अनुच्छेद 21 ए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पाने की स्वतंत्रता है। आपको मालूम होगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में 21 ए जोड़ा गया। जो भी ए बी सी डी जोड़ा जाता है ना, क ख ग घ अंग, ये बाद में जोड़ा गया। बाकी जो मान लीजिए जो नंबर है वो पहले मूल संविधान में ए बी सी डी क ख ग घ अंग ये जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया, ये संशोधन करके जोड़ा गया है, उसी में जोड़ दिया गया। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पाने की स्वतंत्रता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ना निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पाने की स्वतंत्रता है। 21 ए में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन में 21 ए जोड़ा गया। अब कहा गया कि सभी बच्चों को, सभी जो छोटे बच्चे हैं उनको अब निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पाने की स्वतंत्रता है। अब ये बताए 6 से 14 वर्ष में कितना 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 पढ़ लेगा वो, आईआईटी थोड़ा कर लेगा या डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बन जाएगा। वही जो प्राइमरी और मिडिल क्लास वाला उतना एजुकेशन पाने का अधिकार है सबको, अब थोड़ा इंजीनियर बन जाएगा। तो 21 ये जोड़ा गया कि हर बच्चे को ये अपना राइट है, अपना अधिकार है कि उसे निःशुल्क शिक्षा मिले। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ। अनुच्छेद 22 में है, गिरफ्तारी से संरक्षण है। अब गिरफ्तारी से संरक्षण देखिए, गिरफ्तारी संरक्षण कैसा। गिरफ्तारी दो प्रकार की है भाई, एक दंडात्मक प्यूनिटी और एक निवारक निरोध। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब दंडात्मक क्या है कि कोई भी कानून या धारा लगा, कोई भी आप थाने में चला गया, मुकदमा आप पे कर दिया, तो पुलिस क्या करेगी, वारंट देगी। 24 घंटा अपने थाने पे 24 घंटा से ज़्यादा नहीं बैठा सकती है। 24 घंटा के अंदर अंदर उसको कोर्ट में हाजिर करना है। इसमें क्या है कि आप अपना वकील कर सकते हैं, आपको अपना वकील करने का अधिकार है कि आप अपना वकील कर सकते हैं। यही दंडात्मक है। थाने में बैठाया 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रोकेगा। 24 घंटा से ज़्यादा अगर रोक रहा है तो आपका जो मतलब आप तो पहुंच नहीं पाएंगे कोर्ट में, वो आपका प्रतिनिधि हाई कोर्ट में जाके कह देगा, आपका वकील जो रहेगा कह देगा कि भाई उनको 24 घंटा से ज़्यादा थाने में बैठाया है। अच्छा, और नियम ये है कि 24 घंटा के अंदर किया जाए। तो गिरफ्तारी से संरक्षण है कि गिरफ्तारी 24 घंटा से ज़्यादा न किया जाए, ये होता दंडात्मक। इसमें एक होता है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। न इसे ये न अपील, न दलील, न वकील। इसमें ना ही आप अपील कर सकते हैं, ना ही दलील कर सकते हैं, ना वकील कर सकते हैं। इसमें तीनों सुविधा नहीं है। जैसे निवारक निरोध में क्या होता है, देखे होंगे जब भी मुहर्रम या दुर्गा पूजा हो जाता है तो पुलिस को लगता है कि ये रहेगा, इसका रहना ही खतरा है, ये रहेगा तो कुछ बवाल कर देगा, तो पुलिस क्या करती है, वैसे ही उठा लेती है और इनको 3 महीना तक रख भी सकती है। जैसे कश्मीर की अगर हम बात करें, ऐसा ही रोलेट एक्ट भी था अंग्रेजों के समय में। रोलेट एक्ट में भी था, उसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील, कोई भी अपील नहीं कर सकते, कोई भी दलील नहीं दे सकते, ना कोई वकील कर सकते हैं। तो क्या करते थे, लोगों को उठा लेते थे वो सब। रोलेट एक्ट, ये रोलेट एक्ट की तरह है। जैसे कश्मीर में हुआ, कश्मीर में बड़े बड़े नेताओं को उठा लिया 370 हटाने से पहले, क्या कि ये लोग रहेंगे तो दंगा हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, इससे बेहतर है कि इनको हटा ही दो, इनको नज़र बंद कर दो, इनको हाउस अरेस्ट कर दो, इनके घर ही में हाउस अरेस्ट कर दो। लेकिन इसका मिसयूज भी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखे होंगे डॉक्टर कफील के साथ, डॉक्टर कफील डॉक्टर कफील के साथ भी यही हुआ। डॉक्टर कफील ने के साथ मिसयूज पूरी तरह हो गया। डॉक्टर कफील को उठाया गया, इसे इसी केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन में अनुच्छेद 22 में ही जो आता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, तो अनुच्छेद 22 में ये भी डॉक्टर कफील के साथ मिसयूज किया गया। डॉक्टर कफील के साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध के तहत ही इन्हें ना अपील करने दिया गया, ना दलील करने दिया गया, ना वकील करने दिया गया। इसमें 3 महीना तक रखा जा सकता है बिना वारंट का, कोई वारंट नहीं दिया जाता। इसमें हम आपको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, उठाए ले जा करके फिर
जेल तक पहुंचा दिए। कोई वकील अपील दलील नहीं करने दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर कफील के साथ, डॉक्टर कफील को उठा लिया पुलिस ने, योगी जी के पुलिस के हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस के हैं, उन्हें उठा लिया और उन्हें जेल तक पहुंचा दिया। अब उन्हें अपील भी करने नहीं दिया, ना वकील करने दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें 8 महीने में उन्हें बताया कि ये निर्दोष हैं, ये देश की एकता व अखंडता के लिए कोई ऐसा कुछ भाषण नहीं दे रहे थे। इस आधार पर उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने यही भाषण दिया था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कि जो एनआरसी है, सीए है, ये एनआरसी सीए ये देश की एकता अखंडता के लिए सही नहीं है। तो इनको मान लिया गया कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इससे माहौल बिगड़ सकता है, इसी आधार पे इन्हें उठा लिया गया था। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उठा लिया गया था। इस चीज का इसे डॉक्टर कफील के साथ मिसयूज हुआ। अब आते हैं तीसरा जो अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार। आपका शोषण कोई ना करे वो अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 में कहा गया मानव व्यापार और बलाश्रम के खिलाफ अधिकार है। जानते मानव व्यापार और बलाश्रम, जैसे मानव तस्करी करना, बंधुआ मजदूरी करवाना। मानव तस्करी मतलब जैसे क्या होता है कि लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता है, लड़कियों को जबरदस्ती उठा लिया जाता है, वेश्यावृत्ति करवाया जाता है। ये क्या है? मानव व्यापार ही तो है। उनका दही देह का व्यापार तो कराया जाता है। तो इसके खिलाफ अधिकार है कि कोई आपका अधिकार छीन नहीं सकता कि आपसे दैहिक व्यापार करवाए, वेश्यावृत्ति कराए, उठा के आपको बेच दे कि आप ले जाइए, इसे गुलाम बना के रखिए। तो बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता है। देखे होंगे बहुत लोग गांव में अभी दबंग लोग हैं जिनके यहाँ मजदूर लोग काम करते हैं, पैसा देते भी नहीं, जबरदस्ती काम करवाते हैं, खाना खिलाते हैं बस। तो बंधुआ मजदूर इसी को कहता है। तो उनका उनका अधिकार है अनुच्छेद 23 में कि बलात्श्रम, हमसे बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती श्रम, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते किसी से। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि शोषण, मानव व्यापार और बलात्श्रम के खिलाफ हमारा अधिकार है। हमसे आप मानव व्यापार नहीं करा सकते, हमसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों के विरुद्ध न लगाने का अधिकार। आप देखेंगे तमाम कारखानों में, दिल्ली में देखे होंगे तमाम कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चे जो है लगे होते हैं। तो अगर ये पता चल जाता है तो 14 वर्ष के बच्चे तो जानेंगे नहीं, लेकिन अगर उनका कोई राहबर ऐसा मिल जाए जो ये कह दे कि भाई इससे तो बच्चों का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाएगा, कह देगा कि भाई बच्चों को, ये कारखाना मालिक है, इन्होंने 14 वर्ष से कम बच्चे को अपने यहाँ काम पे लगाया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कारखानों के विरुद्ध न लगाने का अधिकार है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 में क्या कहा गया है? ये धार्मिक स्वतंत्रता का दे। 25 में क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने इत्यादि की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में, आर्टिकल 25 में है। अंतःकरण मतलब हम हिंदू धर्म माने, मुस्लिम धर्म माने, सिख माने, ईसाई माने, या सभी धर्मों को माने, या किसी धर्म को ना माने, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे हमारी अगर बात करें, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ और किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता हमारी है भाई, ये फंडामेंटल राइट हमारी है, हमारा ये मूल अधिकार है। अनुच्छेद 25 में कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो अंत है अंदर से जो करने की जो हमारी स्वतंत्रता है, किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है, पूजा करने की स्वतंत्रता है, धर्म को अपने प्रचार करने की स्वतंत्रता है। भाई ये प्रचार हमारे धर्म की अच्छाई है, मर्जी करे आप माने ना माने, ये धर्म की हमारी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 26 कहता है धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता। यार धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता क्या है? जैसे मस्जिद बनवाना है, मंदिर बनवाना है, तो आप अपने मंदिर मस्जिद को बनाने के लिए अपना प्रबंध कर सकते हैं। कितने कमेटी रहेंगे, कितने लोग रहेंगे मस्जिद बनवाने में, ये आपका अपना खुद का मैटर है। जैसे हिंदू धर्म में अपना मंदिर बनाए तो मंदिर बनाए भाई, अपना कमेटी बना लें, चाहे जैसे मर्जी करें, जैसे उसकी मैनेजमेंट करें, धर्म को मानने
के प्रबंधन करने की आपकी स्वतंत्रता है। मस्जिद बनवा रहे हैं, मस्जिद में चाटो कमेटी बैठी है, चाटो कमेटी अपना बना कर कह रहे हैं कि हम लोग मिल के काम करेंगे, ये इसको मैनेजमेंट किया जाएगा। भाई कोई भी काम तो बिना मैनेजमेंट का चलेगा नहीं, तो इसको मैनेजमेंट किया जाए। ये मस्जिद में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, नमाज कितने बजे होगी, नमाज कितने बजे नहीं होगी, पूजा मंगलवार को होगा मंदिर में या नहीं होगा, संगम मेला लगेगा साल में कि नहीं लगेगा। धर्म के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है अपने धर्म के अनुसार। अनुच्छेद 27 में धार्मिक करों से स्वतंत्रता। जैसे पहले क्या होता था, जजिया कर लगता था, जजिया कर लगता था, मुसलमानों में जक़ात लगता था, तो किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते है जजिया कर दो, ये धार्मिक, तो किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आपकी धार्मिक करों से स्वतंत्रता है जजिया कर, तुम पंडित जी हो ना, कथा बाज के आए हो, बहुत पैसा मिला होगा, तो कर दो, तो सरकार आपसे ले नहीं सकती है टैक्स, चाहे आप कथा बाज के 10 रुपया ने 50 रुपया लाए हों। तो धार्मिक करों से छुटकारा है, धार्मिक करों से स्वतंत्रता है। आपको जक़ात कोई ज़बरदस्ती नहीं ले सकता है जो मुस्लिम धर्म में है। तो अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक करों से स्वतंत्रता, कि हम धार्मिक कर नहीं देंगे, हमारा मन करेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। जैसे सरकारी शिक्षा संस्थान है ना, सरकारी शिक्षा सरकारी जो मतलब स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जैसे अरबी पढ़वाया जाए, उर्दू तो भाषा है, तो भाषा को नहीं कह सकते, अरबी पढ़ाया जाए। जो धार्मिक शिक्षा है, जो शरिया कानून है, वो नहीं पढ़ाया जा सकता, जो गीता है वो नहीं पढ़ाया जा सकता, जो रामायण महाभारत की कथाएं हैं वो नहीं पढ़ाया जा सकता। मतलब जो तर्क के आधार पे जो एजुकेशन है सरकारी शिक्षण संस्थानों वही दी जाए, धार्मिक शिक्षा न दी जाए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे महंत, मठाधीश और मौलाना सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाएंगे। जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, जहाँ पे मतलब एजुकेशन जो चलती है, जो मॉडर्न एजुकेशन चलती है। 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधी अधिकार, यह विशेष रूप से अल्पसंख्यक के लिए है। देखिए 5वां अधिकार सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मतलब अपनी सांस्कृतिक रूप से आप रह सकते हैं, टोपी पहन सकते हैं, निकाब हिजाब लगा सकते हैं। शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, अब मदरसा खोल सकते हैं, मदरसा खोलिए, शिक्षा संबंधी अब अधिकार है आपका, आप संस्कृत पाठशाला खोलिए। ये विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें यही कहा गया 29 में, कहा अल्पसंख्यकों की अपनी भाषा लिपि संस्कृत बनाए रखने का अधिकार है। जैसे अपने मदरसा खोल लिए, मदरसे में अरबी पढ़वाएं, उर्दू पढ़वाएं, फारसी पढ़वाएं, ये अल्पसंख्यकों का अपना, ये जो ये 29-30 है ना, मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए ही है। इसे अल्पसंख्यक के लिए सिर्फ जैसे अल्पसंख्यक कौन है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, ये अपनी भाषा में पढ़वाएं, अपना मदरसा खोल लें। सिख अपना गुरुद्वारा खोल करके वहाँ चाहे पढ़ाई करवाते हैं वहाँ करवाएं। अपनी भाषा लिपि, लिपि देखिए वो होता है ना, जैसे उर्दू क्या होता है, दाहिने तरफ से पढ़ा जाता है, उर्दू दाहिने तरफ से लिखा भी जाता है, यही लिपि है। लिपि मतलब किधर से हम लिप रहे हैं, दाहिने तरफ से लिखने की वही लिपि होती है। तो सांस्कृतिक लिपि संस्कृति बनाए रखने का अधिकार, आप मदरसा खोलें, टोपी पहने, हिजाब पहने, ये आपका आर्टिकल 29 आपको अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 है, अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। मदरसा खोल लीजिए, संस्कृत पाठशाला खोल लीजिए, गुरुद्वारा खोल लीजिए, तो आपका ये शिक्षा संबंधी अधिकार है। भाषा लिपि संस्कृति 29 में क्या है, भाषा लिपि संस्कृति बनाए गए अधिकार है। मतलब होली दिवाली मना सकते हैं आप, ये सांस्कृतिक है, आपका सांस्कृतिक त्यौहार है, होली दिवाली मनाएं आप, होली दिवाली, ईद बकरीद मुहर्रम ये मना लें। 30 में क्या है, मदरसा खोल लें, संस्कृत पाठशाला खोल लें, गुरुद्वारा खोल लें, ये आपका अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जब कोई भी आपका मूल अधिकार छीनता है तो वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों को अधिकार को उन्होंने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर कोई छीनता है
आपसे फंडामेंटल राइट छीनता है, तो फंडामेंटल राइट अगर कोई छीनता है, सरकार छीनती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें संवैधानिक तो तीन, ये 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है या हाई कोर्ट क्या करती है, 5 रिटें जारी करती है। अब 5 रिटें क्या होती है, एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, आपको जबरन, ये समझ लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए लगभग होता है या सिविलियन के लिए होता है। जैसे आप लोग भी हैं, किसी को अपहरण करवा दिए हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। तो ये क्या करेगी, हैवियस कार्पस जारी करती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि तुमने जो है उसे डिटेन करके रोक के रखा है, उसे उसके सशरीर उसे हमारे सामने उपलब्ध कराओ। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहवाती है। परमादेश मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करती है कि हम आदेश देते हैं तुमको ऐसा करने के लिए। जब कोई सरकारी कर्मचारी सही से कार्य नहीं करता है ना, तो उसके खिलाफ परमादेश जारी करा जाता है। जैसे नहीं करते कि डायरेक्शन जारी करवा रहे हैं हाई कोर्ट से, मान लीजिए आपके यहाँ का एसपी सही काम नहीं कर रहा है, आपके खिलाफ गलत कर रहा है, तो आप वहाँ से कहेंगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो परमादेश जारी करवाते हैं। तो परमादेश जारी करता है कि तुम्हारा सरकारी कर्मचारी सही से कोई भी काम ना करे तो उसके खिलाफ परमादेश जारी होता है। अधिकार परीक्षा, जब कोई सरकारी कर्मचारी देखेंगे अपना अधिकार सही से अपने अधिकार से बाहर कर दिया, काम है लेखपाल का, जमीन नपैया का, लगे गिरफ्तार करने। अब ये काम तो पुलिस का है ना, गिरफ्तार करना, मतलब लेखपाल साहब पुलिस के लगे काम करने, तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, कहते हैं कि लेखपाल साहब आए थे, हमको गिरफ्तार कर लिए और हाँ मामला हमारे ज़मीन का है, ज़मीन का है तो गिरफ्तार ये कर रहे हैं, जबकि हमें गिरफ्तार करने का काम पुलिस को है। हमने मारपीट कर लिया तो पुलिस गिरफ्तार करे, बाकी ज़मीन नापने का काम आपका है। तो क्या करती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आप जाते हैं अपना फंडामेंटल राइट के खिलाफ पहुंचते हैं, तो क्यों वारंटो जारी करती है, आओ तुमको बताते हैं, तुम्हें सस्पेंड करेंगे, तुम्हारा दिमाग ठिकाना है चला जाएगा। फिर आ गया था प्रतिषेध, प्रतिशत नहीं है प्रतिषेध है दोस्तों, ये प्रतिशत हो गया है, प्रतिशत लिखा गया है, इसको प्रतिषेध, प्रतिषेध आप कर लेंगे। ये थोड़ा सा पेन जो है, प्रतिषेध, प्रतिषेध है ये, हाँ ये प्रतिषेध है, ये बना दिया। इसमें क्या है, रोक देना। जैसे आप, जैसे कोई काम हो रहा हो आपके फंडामेंटल राइट का, आपके मूल अधिकार का छीन रहा हो, आपका ज़मीन कोई हड़प रहा हो, आपका घर बनाना कोई हड़प रहा हो, कहीं घर बनवा रहे हैं, बस रहे हैं, उसे बसने नहीं दे रहा है। जब बसने नहीं दे रहा, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना, आपको बोलने नहीं दे रहा, तो आप प्रतिषेध जारी कराएंगे। स्टे ऑर्डर लाते हैं ना, जैसे स्टे लाते हैं जो कोर्ट से कि हम स्टे ले लिए हैं, लोग कहते हैं ना स्टे ले लिए हैं, तो यही प्रतिषेध है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करती है प्रतिषेध कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं, तो स्टे ऑर्डर दे दीजिए, तो उस पर रोक लग जाती है। इसी को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करती है, प्रतिषेध करती है, प्रतिषेध। अब इसके पे कोई काम नहीं करोगे तुम, रोक लगा देती है। उत्प्रेषण, उस प्रेशर में सर्जरी, जिसको इंग्लिश में सर्जरी कहते हैं। हाई कोर्ट क्या करती है, जैसे न्यायालय में कोई मामला चल रहा हो, आपके बगलिया वाले कोर्ट में चल रहा हो, अब फाइनल मामला हो गया हो कि अब इनको जेल भेजो, आओ हम लोग गलत, आपको लग रहा है हमारे साथ गलत हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से सर्जरी रिट जारी करेंगे, वहाँ से वो कहे, वो न्यायालय को भेजेगा, अपना ऑर्डर भेजेगा, मामले को ऊपर भेजो, तुम गलत तरीके से काम कर दिए हो, मामले को ऊपर दिए, फैसला सुना दिए हो, इनको 14 साल जेल भेजो। तो हाई कोर्ट कहेगा कि ऐसा है, ऊपर भेजो, हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी मंगा सकता है। तो ये 5 रिट जारी करती है, इसी को उन्होंने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आज के लिए दोस्तों यहीं तक। अच्छा, ये स्वतंत्रता का अधिकार मैंने बताया कि अगर स्वतंत्रता का अधिकार, अगर कोई लोक स्वास्थ्य अगर कोई छीनता है, अगर इनमें से कोई स्वास्थ्य अगर छीनता है या देश की एकता अखंडता के लिए है, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया, अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि
इसे सीमित कर सकती है। असीमित कैसे कर सकती है मैं आगे बताऊंगा। संसद इसे इन अधिकारों को सीमित कर सकती है, आगे मैं बताऊंगा किसे किसे सीमित कर सकती है। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। और पूरी संविधान हम इसमें पढ़ाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद।